हमारा आने वाला कल कैसा होगा ये हम सभी जानना चाहते हैं और अपने आने वाले कल के बारे में जानने का जो सबसे आम तरीका है वो है ज्योतिष विद्या यानी एस्ट्रोलॉजी। लेकिन एस्ट्रोलॉजी को घेर चुके हैं बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारे कंफ्यूजन। हम भी परेशान रहते हैं कि किस बात पर भरोसा करें और किस बात पर भरोसा ना करें। इसीलिए प्रज्ञा के जरिए हर शनिवार सुबह 8:30 बजे हम आपके लिए लेकर आएंगे तथास्तु, जिसमें बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी की, जिसमें बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के मिथ्स की। और इन मिथ्स को क्लियर करने में हमारी मदद करेंगी हमारी खास मेहमान आभा शर्मा। आभा जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। फिलहाल आभा जी, सवाल ये है कि एस्ट्रोलॉजी वाकई में है क्या? भ्रम है, विज्ञान है, क्या है? देखिए, ज्योतिष के आलोचकों को सबसे पहले मात दी गई इन द कोर्ट ऑफ लॉ, आंध्रा हाई कोर्ट में और मद्रास हाई कोर्ट में, जहां प्रिलिमिनरी ग्राउंड पे ही इनका जो पिटीशन थी वो खारिज कर दी गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब आंध्रा कोर्ट के पिटिशनर ने अप्लाई किया और ऑन द केस मेरिट पे उसको हियरिंग मिली, तो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी ज्योतिष के फेवर में डिसीजन दिया और ज्योतिषियों की विजय हुई और ज्योतिष के आलोचकों की हार हुई। तो ये एक हैट्रिक थी। तो मिथ का तो सवाल ही नहीं है जब देश के उच्चतम न्यायालय ने इसको स्वीकृति दे दी है। जी, तो मिथ का तो सवाल ही नहीं है। वाकई में एस्ट्रोलॉजी विज्ञान है। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी कुछ और खास बातें आइए देखते हैं। ज्योतिष शास्त्र की रचना महर्षि पराशर ने वृहत पराशर होरा शास्त्र में की। ज्योतिष शास्त्र, जिसको हस्तरेखा शास्त्र, अंक विज्ञान और रत्न विज्ञान की जननी कहा जाता है। 20वीं शताब्दी में ज्योतिष आलोचक जेफरे डीन और कई लेखकों ने इस पर रिसर्च भी किया। खगोलीय पिंड अपने क्रम स्थान से भूत और भविष्य की घटनाओं और प्रेडिक्शंस को समझाने में मदद करता है। रावण संहिता ज्योतिष का अभिन्न अंग है, जो रावण द्वारा रचित है और जिसमें ज्योतिष की बारीकियां भी हैं। लाल किताब रावण संहिता का अंश माना जाता है, जिसमें ज्योतिष से जुड़ी बातें बताई गई हैं। जियोफ्रे चौसर और विलियम शेक्सपियर जैसे कई लेखकों ने अपने लेखों में इस पर विश्वास जताया है। तथास्तु देख रहे हैं आप और हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी, भ्रम या विज्ञान। ब्रेक पर जाने से पहले पंकज का सवाल हमने सुना था कि पंकज बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को कंसल्ट करते हैं और हर किसी से अलग अलग जवाब मिलता है। बहुत आम आदमी की कंफ्यूजन है ये, क्या जवाब देंगे आभा जी ने? देखिए, आज के ज़माने में अगर कोई भी 2 या 3 किताबें एस्ट्रोलॉजी की पढ़ लेता है और थोड़ा उसे कुछ समझ में आ जाता है थोड़ा, तो वो सोचते हैं कि उन्होंने ज्योतिष पढ़ लिया। तो ये गलत है। अगर कोई भी गली में एक बोर्ड लगा लेता है और बोलता है कि मैंने ज्योतिष का पर्याप्त अध्ययन किया है, जबकि ज्योतिष इतना विस्तृत विषय है कि इसके लिए सालों लग जाते हैं अध्ययन करने में, और अगर उन्होंने कोई अच्छे इंस्टीट्यूट से उसकी परीक्षा प्राप्त नहीं करी है, तो ऐसे ज्योतिषियों पे विश्वास करना न केवल भ्रम है बल्कि एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, बड़ा धोखा है। तो आम जनता से मेरी यही विनती है कि वो ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स के पास ना जाएं और ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स का पता लगाने के लिए कि कौन कितना पढ़ा है, कितना है, तो इसके लिए जो एस्ट्रोलॉजर या जो ज्योतिषी ऐसा कहते हैं कि विद इन 5 मिनट्स आप जब उनके पास जाते हैं और वो कर्म कांड या रत्न वगैरह बता के आपसे पैसा ऐंठना चाहते हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये ज्योतिष नहीं है, उनका उद्देश्य कुछ और है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े मिथ्स के बारे में। कहते हैं कि टाइम ऑफ बर्थ पता चल जाए, प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ पता चल जाए तो आराम से आने वाला भविष्य बताया जा सकता है। लेकिन टाइम ऑफ बर्थ भी तो कभी कभी गलत हो सकता है, कुछ 2-4 सेकेंड की उसमें हेर फेर हो सकता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? मैं आपको बताऊं कि टाइम ऑफ बर्थ काफ़ी हद तक गलत ही होते हैं। करीबन देखा गया है कि 90% कुंडलियों में टाइम ऑफ बर्थ गलत ही होता है। इसके पीछे ये कारण हो सकते हैं कि या तो बच्चे के जन्म के वक्त बच्चे का जन्म की तरफ ज़्यादा ध्यान था डॉक्टर का, क्योंकि माँ और बच्चे की सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है, तो उसको रिकॉर्ड करने में, जन्म का वक्त रिकॉर्ड करने में गलती हो सकती है। दूसरे, अगर घड़ी ही 5 मिनट 10 मिनट आगे पीछे हो तो वो भी एक रीज़न हो सकता है।
और तीसरे ये कि ज्योतिष में इस पर भी कंट्रोवर्सी है कि अल्टीमेटली टाइम ऑफ बर्थ है क्या। जब बच्चे ने जन्म लिया वो बर्थ है टाइम ऑफ बर्थ, या जब बच्चे की आवल नाल काटी गई, या जब बच्चे ने पहली आवाज निकाली या पहली सांस ली। तो ये भी रिसर्च का विषय है, क्योंकि कई 20 या 25 साल लग जाएंगे एक बच्चे के जन्म के बाद देखने में कि उसकी इवेंट्स लाइफ के किस टाइम ऑफ बर्थ से मैच होते हैं। जी, यानी ये भी फिलहाल है, लेकिन जैसे कि आभा जी ने बोला कि 90% टाइम्स टाइम ऑफ बर्थ जो है वो गलत होता है, लेकिन फिर भी एस्ट्रोलॉजी के जरिए इस सवाल को भी सुलझाया जा सकता है। डॉक्टर्स का क्वालिफिकेशन उनके बोर्ड पर होता है, एस्ट्रोलॉजर्स का क्वालिफिकेशन कैसे पता लगाएं? एस्ट्रोलॉजर्स का जिनका नहीं लिखा है बोर्ड पर या उन्होंने उसका प्रमोट उसको पब्लिसिटी नहीं किया है, तो ऐसे में जो लोग जाते हैं उन ज्योतिषियों से पूछ सकते हैं कि वो उनका क्या है, दे हैव द राइट। और अगर उनकी गलत प्रेडिक्शन मिलती है तो अब ये बात है कि जो भी गलियों में या जहाँ भी ज्योतिषी बैठे हैं वो सब वर्बल प्रेडिक्शन देते हैं, वो राइटिंग में कोई प्रेडिक्शन नहीं देते हैं। और अगर आप लीगली उनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहते हैं गलत भविष्यवाणी होने पे, तो आपके पास एक प्रूफ होना बहुत जरूरी है। इन द कोर्ट ऑफ लॉ यू हैव टू प्रोड्यूस प्रूफ। तो प्रूफ के लिए अगर आप, आजकल वेबसाइट्स भी शुरू हो गई हैं और कुछ एस्ट्रोलॉजर राइटिंग में भी देते हैं प्रेडिक्शन, तो इस केस में आप अपना वो प्रूफ प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब रही बात की हमारे प्रोग्राम की कि हमारा कितना लेवल है, तो देखिए हर ज्योतिषी आपको बता सकता है कि वो कितना पढ़ा है, कितनी रिसर्च है, और उसकी जो रिकॉर्डेड प्रेडिक्शंस हैं आप उनको देखिए। कोई भी अच्छा ज्योतिषी जिसको अपनी ज्योतिष विद्या पर भरोसा है वो अपना एविडेंसेस या प्रूफ अपने साथ रखेगा और वो आपको दिखा सकता है, और उसके साथ फीडबैक है। जैसे मेरा है, वेदांग ज्योतिष की मैं ज्योतिषाचार्य हूँ, तो मेरे पास पिछले 3 साल का रिकॉर्डेड फीडबैक है, जिसमें मेरे पास ये जरूर है कि कुछ फीडबैक गलत नेगेटिव भी हैं जिसमें सही नहीं हुई, लेकिन मोर देन 80 to 90% हमारे फीडबैक सही हैं। और उसके पीछे कारण यही है कि हम लोग ज्योतिष विद्या के द्वारा भविष्यवाणी देने से पहले कुंडली की सत्यता जांचते हैं। कई बार हमारे पास, जैसे एक आपको मैं केस बताऊं कि एक 1.5 साल पहले एक व्यक्ति जिन्होंने बीटेक किया है और जिन्होंने अपनी 7 साल गवर्नमेंट जॉब करी और फिर 8 साल टीसीएस में भी उन्होंने काम किया, उनको नौकरी से निकाल दिया गया अभी जो इकोनॉमिक रिसेशन के चलते। 1-1.5 साल उन्हें हो गया था। उन्हें कई पंडितों ने भविष्यवाणी दी कि उनकी नौकरी जल्दी ही लग जाएगी, लेकिन फिर भी उनकी नौकरी नहीं लग रही थी। जब वो मेरे पास आए तो उनका भी यही क्वेश्चन था। उन्होंने मेरे को ईमेल किया। उनके डेटा के अकॉर्डिंग जब मैंने कुंडली बनाई तो वो मिथुन लगन की कुंडली बनी, मिथुन लगन। और जब मैंने देखा और मैंने पास्ट फैक्ट्स मैच करे तो मुझे लगा ये तो कर्क लगन होना चाहिए। मैंने उनके जन्म राशि, उनके समय को, टाइम ऑफ बर्थ को 15 मिनट थोड़ा सा आगे किया तो वो कर्क राशि की कुंडली बनी, और मेरे को लगा यह बिल्कुल सही बैठ रही है उनके जीवन के तथ्यों से। तो उसके बेसिस पे मैंने प्रेडिक्शन दी, और वो मेरे पास रिकॉर्डेड है कि मैंने उन्हें कहा था नवंबर में आपकी नौकरी लग जाएगी। वो आई थिंक जून 2009 में मेरे पास आए थे, मतलब उन्होंने ईमेल में मेरे को मांगा प्रेडिक्शन, और उनकी अभी नवंबर में उनको ऑफर मिला और 5 दिसंबर को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। सो इस तरह से ज्योतिष का अगर एक साइंटिफिक मेथड के थ्रू हम चलते हैं तो कुंडली की प्रेडिक्शन भी सही निकलती है और ज्योतिष के प्रति लोगों की राय भी अच्छी बनती है। फिलहाल हम क्लियर कर रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, एस्ट्रोलॉजी में जो मिथ्स हैं। एस्ट्रोलॉजी तो बहुत पुरानी है, आभा जी माइथोलॉजिकली क्या रिलेशन है? देखिए हमारे धर्मग्रंथ जो हिंदुओं के हैं, धर्मग्रंथ रामायण, महाभारत और पुराणों में भी सैकड़ों जगह ज्योतिष का वर्णन है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि महाभारत में आदि पर्व में व्यास ऋषि बोलते हैं युधिष्ठिर से कि आज का दिन तुम्हारे लिए शुभ है क्योंकि चंद्रमा इस समय पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहा है। यानी नक्षत्रों के बारे में ज्ञान तब भी था और उनसे उनके होने वाले इफेक्ट्स की उसमें जब गोचर होगा तो क्या फल मिलेगा यह भी देखा जाता था। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। और इसी तरह जब भगवान राम जी को वनवास मिल रहा था तो उससे पहले दशरथ जी ने यह बोला कि मेरे जन्मकालीन नक्षत्र पे मंगल का गोचर हो रहा है और वह मेलेफिक प्लैनेट्स यानी शनि राहु केतु से ग्रसित हो रहा है, तो इसलिए मुझे बड़ी आशंका हो रही है कि आने वाला समय कैसा है। तो ये सब एग्जाम्पल्स बताते हैं कि ये ज्योतिष विद्या हजारों साल पुरानी विद्या है और ये हमारी हिंदू माइथोलॉजी या इथियोलॉजी से जुड़ी हुई है। जी, आभा जी कहते हैं कि एक तरफ ये कहा जाता है कि हम अपनी किस्मत खुद ही बनाते हैं और एक तरफ ये भी कहते हैं कि जो किस्मत में लिखा होगा वो ही होगा। देखिए पुराणों में और हमारे किसी भी ग्रंथ में ये नहीं बोला गया कि आप अपने मतलब अपना कर्म ना करें और फिर भाग्य पे विश्वास करें।
आपको भाग्य में जो लिखा है, यानी दैव कृपा या जो भी लिखा है वह भी तभी मिलेगा जब आप पुरुषार्थ करेंगे जी। और जहाँ तक कर्मा थ्योरी का सवाल है तो मैं आपको बताऊं कि भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जिसने भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, चाहे वह पशु हो, पक्षी हो, चाहे वह एक इंसान हो, उसको अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। जी। मनुष्य योनि तो खैर कर्म फल कमाने के लिए मिलती है और दूसरी योनियां कर्म फल भोगने के लिए हैं। तो ये जो संचित कर्म है, हमारे जन्म जन्मों के कर्म, उनका फल हम इस जन्म में जो कर्म जितना फल हमें इस जन्म में भोगना है वह प्रारब्ध कहलाता है। प्रारब्ध हमारी कुंडली हमें बताती है और इस जन्म के जो कर्म हम कर रहे हैं वो क्रियामाण कहलाते हैं। तो प्रारब्ध, संचित और क्रियामाण, इन कर्मों का फल का जो कंक्लूजन निकलेगा वो हमें कुंडली बताती है। जन्म पत्री में जो नाम होता है वो अलग है और आप जिस नाम से बच्चे को बुलाते हैं वो अलग है क्या? जी, कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे होते हैं वो आपकी राशि कहलाती है और वो जिस चरण में होते हैं, जिस नक्षत्र के जो जिस चरण में, उससे उनका पहला नाम का अक्षर निकाला जाता है। लेकिन जो सामान्यता प्रचलित नाम होता है उसका अगर इन्होंने अलग नाम रखा है तो उसका असर तो होगा ही, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो ध्वनि है जिससे आप पुकारा जा रहा है नाम, उसकी भी अपनी एनर्जी लेवल है। तो ऐसा नहीं है कि ये बुरा ही हो सकता है या अच्छा हो सकता है, ये देखना पड़ेगा कि वो कितना मैच कर रहा है दोनों से। कई बार मैंने देखा है कि कुंडली के नाम से ज्यादा अच्छे नाम कई बार लोग अपने मन से या अपने प्यार से जो रखते हैं वो ज्यादा अच्छे प्रतीत होते हैं। शादी में कुंडली मिलाने का क्या महत्व है और साथ ही मंगली दोष और कालसर्प दोष? हिंदुओं में जो विवाह संस्कार है उसमें क्योंकि विवाह आपके जीवन भर का आपका जीवन साथी चुनता है, तो उसमें कुंडली मिलाने से आपको फायदा तो होगा, क्योंकि अगर आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी आपके पार्टनर के साथ है, फिजिकल कंपैटिबिलिटी आपके पार्टनर के साथ है, तो आपको एक अच्छी सुखद जिंदगी मिलेगी। तो अगर कुंडली में कई बार लेकिन पंडित ऐसे करके डराते हैं कि मांगलिक दोष है तो आपने मांगलिक से शादी नहीं हो सकती, तो ये सब तो मिथ्स हैं, क्योंकि ऐसा रिसर्चेस में देखा गया है कि मांगलिक की नॉन मांगलिक से भी अगर कैंसिलेशन हो रहा है अन्य ग्रहों से तो वो शादी सुखद हो सकती है, सफल हो सकती है। और साथ ही काल सर्प दोष की हाँ, दूसरा काल सर्प दोष जहाँ तक है तो ये तो एक मिथ है। काल सर्प दोष का तो कहीं वर्णन ही नहीं है ज्योतिष के ग्रंथों में। ये जरूर है कि सर्प योग मिलता है जब कुंडली में केंद्रों में सारे मेलेफिक्स आ जाते हैं, या सर्प दोष हो सकता है कि अगर राहु पंचम भाव में बैठे हों तो बनता है। लेकिन इनके नाम से डरा के लोगों को पैसे ऐंठना ये एक बिल्कुल गलत प्रथा है, इसको रोकना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आभा जी, आपने बहुत सारे हमारे कंफ्यूजन्स दूर किए। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने का और हमारे कॉलर्स का भी जवाब देने का।